के लिए अनवर मसूद साहब और अताउल हक कासवी साहब हैं, जिनका हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे इस सेशन की मॉडरेटर होंगी सरवत मोइनुद्दीन साहिबा। ये सेशन 60 मिनट्स के लिए चलेगा, जिसके आखिरी के 15 मिनट सवाल और जवाब के लिए होंगे। तो अगर आपको कोई कमेंट्स करने हो या कोई सवाल जवाब करना हो तो वो आखिरी के 15 मिनट में कीजिए। आप लोग से जी बहुत पुरजोश तरीके से इंतज़ार में बैठे हैं। सो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अभी पहले एक प्रोग्राम मैं मॉडरेट कर रही थी, वहाँ कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि हम तीनों ज़ुबानें इस्तेमाल करें। अच्छा हो जाओ प्लीज़। जी तो यहाँ पर भी फॉर्मेट यही होगा कि अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी सब कुछ इकट्ठा चलेगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हमारे मेहमान हैं अताउल हक कासमी साहब। इनको कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि ये सेशन है तंज़ो मज़ा पर, तो मैं आपको उन किताबों के नाम बता दूं जो तंज़ो मज़ा की हैं। इनकी एक किताब है, उसका नाम है शरगोशियाँ, सरगोशियाँ नहीं, शरगोशियाँ। एक है खंदे मुकर्रर, और तीसरी है जुर्मे ज़रीफ़ी, और चौथी है अताइये, और पांचवी है मज़ीद गंजे फरिश्ते। इसके अलावा इनकी 10 किताबें और हैं, और इनको नवाजा गया है सितारा इम्तियाज़ से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। आजकल ये चेयरमैन हैं अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के, और ये साबिक सफ़ीर रहे हैं नॉर्वे में और थाईलैंड में। जी इसके अलावा इनके टीवी ड्रामास भी बड़े मशहूर हुए हैं, जिनमें ख्वाजा एंड सन, शब-ए-देग, शीदा टल्ली, हवेली और अपने पराए। जी अब मैं इंट्रोडक्शन पहले दोनों की करवा दूं, फिर सवालों की तरफ आएंगे। जी अनवर मसूद साहब भी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। इनका ताल्लुक़ गुजरात से है, वहाँ ये 1935 में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहाँ हासिल की, उसके बाद लाहौर आए, वहाँ से तालीम मुकम्मल की। इन्होंने एमए फ़ारसी किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज से, जहाँ इन्होंने टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इनकी बेगम का नाम है सदीक़ा बेगम, उसके बारे में थोड़ी मैं आखिर में बात करूँगी। शादी इनकी 65 में हुई, दरसो तदरीस से इनका ताल्लुक़ है, सारी उम्र पढ़ाते रहे हैं, फ़ारसी के बहुत काबिल उस्ताद हैं, और दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। किताबों की तरफ मैं ज़रा बाद में आती हूँ, पहले एक सवाल पूछूँगी क्योंकि आप सब बेताब हैं इन दोनों की बातें सुनने के लिए। तो अनवर साहब से मेरा सवाल ये है कि आपने शायरी के मैदान में कदम कब रखा, और पहली नज़्म जो लिखी वो उर्दू की थी या पंजाबी की? जी जी जी, जी ओ माइक अता ताड़ा ओ परले पासे माइक है। जी जी माइक का मसला पैदा हुआ था थोड़ा सा। डॉक्टरों ने मेरे साथ एक फंक्शन किया तो इत्तेफाक से माइक खराब हो गया। एक डॉक्टर साहब उठे, करीबी मस्जिद का माइक उठा लाए और जब वो माइक मेरे सामने आया तो मैंने उसी वक्त फिलबदी शेर कहा कि मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, क्या जानिए किस वक्त अज़ान देने लगेगा। तो जी नहीं अच्छा चलो आगे। सरबत साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा बड़ा रोगनी तारुफ कराया है। तो पहला सवाल ये हुआ है कि मैंने कब शायरी शुरू की। तो ये
आज़ार मुझे बचपन से ही लग गया था। और फिर बाकायदा नज़्म जो मैंने लिखी है वो मैंने जब मैं फ़ारसी में पढ़ता था, FA में पढ़ता था, तो वो मैंने नज़्म लिखी। और ये भी इत्तेफाक है कि पहले मैं मेडिकल पढ़ता था। मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह जिसे रखे तो जनाब अच्छा, वो बचपन का मेरा ज़माना गुजर चुका था और वो नज़्म सारी जो है वो उसी की याद में है। और उस ज़माने का एक शेर उस नज़्म का आज भी मुझे अच्छा लगता है और मेरा सारा कलाम वैसा ही है कि जो वो मुझे लफ्ज़ भी ज़्यादा नहीं आते थे। और वो शेर था, जो हंसना हंसाना होता है रोने को छुपाना होता है। जी साथ साथ दोनों से सवाल करेंगे। अता साहब जी, आपके ये सारी इंट्रोडक्शन तो मैंने दी है, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपने शायरी भी की, आप कॉलम भी लिखते हैं, आपने ड्रामे भी लिखे, सफ़रनामे भी लिखे, इन सारे असनाफ में से आपको ख़ुद ज़ाती तौर पे क्या ज़्यादा पसंद है? सबसे पहले तो मुझे आपका इस बात पे शुक्रिया अदा करना है कि आपने मेरा नाम अताउल हक कासमी बिल्कुल सही लिया है। वो मुझे कोई अता मोहम्मद कह देता है, कोई अताउल्ला कह देता है, बल्कि एक दफ़ा मैंने एक सेक्रेटरी रखी, उसको 3 महीने के बाद पता चला कि मैं अताउल्ला ऐसी खेलवी नहीं हूँ। उसने अपनी बड़ी हद तक महसूस की कि मैं किसकी नौकरी करती रही हूँ, वो रिज़ाइन करके चली गई थी। और इससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प वाक़या हुआ, दिलदार परवेज़ भट्टी हमारा दोस्त था, हाँ दिलदार परवेज़ भट्टी हमारा दोस्त था, तो एक दफ़ा मैंने उसको फ़ोन किया तो वो घर पे नहीं था, उसका एक मुलाज़म था बिल्कुल झल्ला सा, तो मैंने कहा वो आए तो उसे कहना अताउल हक कासमी का फ़ोन था। कहने लगा जी कह दूँगा। मैंने सोचा बड़े बड़ों को ये नाम उनके हलक में फंस जाता है, ज़ियाउल हक याद रहता, अताउल हक नहीं याद रहता उन्हें। तो कहने लगा जी मैंने कहा क्या बताओगे, किसका फ़ोन था? कहता जी कह दूंगा जी ग़ज़ाला कासमी का फ़ोन था। बाकी जहाँ तक सरवत का इसको ज़रा आगे कर दीजिए, टेबल को आगे कर दीजिए। बाकी जहाँ तक सरवत के सवाल का ताल्लुक़ है, तो मेरे जितने भी सफ़रनामा हो या ड्रामा हो या कॉलम हो या खाके हों, इन सब में तंज़ो मिज़ाज का अंसर जो है वो नुमाया है। लिहाजा मेरी यानी सिवाय शायरी के, मैं तो शायरी संजीदगी से करता हूँ, लोग उसको मिजाइया समझ लेते हैं। तो मेरी हैसियत एक मिज़ा निगार की है, नसर की, बस बस। अच्छा हेलो जी, अब वापस साथ साथ चलेंगे सवाल जवाब। अनवर साहब, आपकी जो किताबें हैं उसमें जो आपकी ज़्यादा एकदम बहुत मशहूर हो गई थी आते ही, वो सबसे पहली किताब थी मेला अखियां दा। इस किताब के 65 एडिशंस अब तक छप चुके हैं जी, और पंजाबी राइटर्स गिल्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। दूसरी इनकी किताब है जो अभी कुछ अरसा पहले आई, हुन की करिए। उस किताब का जो फ्लैप लिखा अहमद फराज ने, उसमें से आपको चंद लाइनें मैं सुनाना चाहूँगी। फराज कहते हैं, ये बड़ा जालिम आदमी है, उड़ती हुई आवाज़ों को पकड़ लेता है, फिर उन आवाज़ों को मुंजमद कर देता है, और इन मुंजमद आवाज़ों को जब चाहे तीली दिखा देता है और वो फिर उड़ने लगती हैं, लेकिन नए सुरों और अनोखे रंगों के साथ, तितलियों की तरह। और आगे लिखते हैं कि फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी सब ज़ुबानें अनवर मसूद की मादरी ज़ुबानें लगती हैं। इन किताबों में से बहुत सी नज़में हैं, आज की पकाइए, बनैन,
कोफ्ता जो कल आपने सुनी भी थी, अनारकली, दीना, अंबड़ी वगैरह, ये बहुत मशहूर दुकानें हुई, इनकी नज़में थी। दुकानों पे बिकती है ना बनियाने भी बनियान जी। सन 2000 में इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया और कैलिफोर्निया से इनको लिविंग लेजेंड का अवार्ड मिला। इसके अलावा इनके बेशुमार अवार्ड्स हैं कि उनकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं गिना नहीं सकती। लेकिन अनवर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कौन सा अवार्ड, किस अवार्ड की सबसे ज़्यादा अहमियत है आपके लिए? बड़ा ही अच्छा सवाल। सामईन मोहतरम, जिस अवार्ड को मैं सबसे बड़ा समझता हूँ वो ये है कि मैं एक उम्रा करने के लिए गया हुआ था। जी, आवाज़ आ रही है? जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मैं उम्रे के अल्लाह ताला ने सआदत बख्शी, तो उम्रे के सिलसिले में मैं गया अपना हरमैन शरीफैन में। तो मैं जब खाना काबा का तवाफ कर रहा था, आवाज़ नहीं आ रही पीछे जी, आवाज़ नहीं आ रही, आ रही है जी, तो जी अब आ रही है जी। तो मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने एहराम बांधा हुआ था, एक और लड़का था नौजवान सा, तो उसने भी एहराम बांधा हुआ था, वो भी तवाफ कर रहा था। तो वो मेरी तरफ देखे जा रहा था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि कहाँ किसको फुर्सत होती है अल्लाह मियाँ के घर में किसी आदमी की तरफ देखने की। रफ्ता रफ्ता वो मेरे पास आ गया तो मुझे कहने लगा, तुसी भी इत्थे ही हो? जी जी। तो मैंने ये गुजारिश की कि अल्लाह की तरफ से मुझे भी इज़्न मिल गया है। कहता है सच्ची बात यह है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप यहाँ हैं और मैंने अभी आपके नाम का उम्रा किया है। वाकई इससे ज्यादा इज्जत तो किसी अवार्ड में नहीं हो सकती। मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो मुझे मिला है। वाह जी जी। अब इनकी बाकी किताबों के नाम भी मैं आपको बता दूं। इनकी उर्दू की संजीदा शायरी का मजमुआ है एक दरीचा एक चिराग, और फिर इनकी उर्दू, फ़ारसी और पंजाबी नातिया कलाम है बारियाब के नाम से। शाखे तबस्सुम इनका मज़ाहिया शायरी का संजीदा मुतालिया है, और दरपेश उर्दू पंजाबी मज़ाहिया संजीदा शायरी है। इनकी अभी एक किताब आई है फ़ारसी अदब के चंद गोशे, अभी से मुराद कुछ साल पहले, और फिर इनकी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत अच्छी नज़में इन्होंने लिखी हैं। उस किताब का नाम है मैली मैली धूप। अब जो लेटेस्ट का इन्होंने काम किया है वो मियाँ मोहम्मद बख्श के सैफुल मलूक का इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है, और वो एक इतना बड़ा काम है कि कई साल इनके लगे। वो मैं चाहूँगी एक तो आप उसके बारे में कुछ बताएं, दूसरा ये बताएं कि आप किन शायरों से मुतासिर हैं। जी, असल में ये सवाल जो फैला हुआ है बहुत कि मैं किन शोरा से मुतासिर हूँ, तो इसमें उर्दू के भी आ जाते हैं, पंजाबी के भी और फ़ारसी के भी। पंजाबी में मुझे सबसे ज़्यादा हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने मुतासिर किया। ही इज़ माई आइडियल पोइट, और उन पर जो मैंने नज़्म लिखी है, अहमद नदीम कासमी जब भी मुझे मिलते थे तो पहली बात ये करते थे कि वो नज़्म मुझे सुनाओ। नहीं वो आपको अच्छा। दूसरी उर्दू के जो शायरा हैं उनमें अहमद नदीम कासमी हैं और मजीद अमजद मुझे बहुत पसंद है। फ़ारसी के एक शायर हैं, उनका नाम बाबा ताहिर उरिया है। ये सुनने वाली बात है,
वो लिबास नहीं पहनते थे। तारीखों में आया है इतना पुरसोज आदमी था कि जिस्म पर लिबास जल जाता था। उनके बारे में मैंने फारसी का एक शेर कहा था, हरा कागज के दारत शेर बाबा ताहिरे उरिया मन अंदर हैरतम मनवर चिरा कागज नमी सूजत, कि जिस कागज पे ताहिरे उरिया का शेर लिखा है मुझे हैरत होती है वो जल क्यों नहीं गया। तो और अगर आप मुझे पूछे कि मजमूई तौर पर मुझे किस शायर ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, और वो हजरत अल्लामा इकबाल है। जी अब अताउल हक कासमी साहब, पूरा नाम। जी मेरे ख्याल में क्योंकि टाइम टोटल आधा घंटा बाकी है, तो सवाल जो आपकी बजाय जो 2-3 चीजें सुनानी है जी, वो मैं आपसे वही गुजारिश जी, आपके लिए मैंने मजीद सवाल रखा ही नहीं था, क्योंकि मैं अब आपको यही गुजारिश करने वाली थी कि कुछ अनायत हो। जी हाँ, ये मैंने एक लिखा है एक गैर मुल्की सयाह का सफ़रनामा, यानी फ़र्ज़ किया है कि अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान आए तो वापस जाकर वो क्या लिखेगा। क्या बात है, क्या मजमून है। तो अब वो लिख रहा है कि लाहौर के अवाम को अंग्रेज़ कौम के साथ शदीद मोहब्बत है और वो आज भी उन्हें याद करते हैं। मेरे लिए ये बात खासी बाइस हैरत थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 150 बरस तक यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाए रखा है और इस दौरान उन पर सख्त मजालिम रवा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। अंग्रेज़ के दौर के बाज़ खानसामों और खान बहादुरों से गुफ्तगू हुई तो उन्हें कहते सुना कि अंग्रेज़ का जवाब नहीं था। एक रोज़ एक गली से गुजरते हुए मैंने एक शख्स को देखा जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुलकारे दे रहा था और साथ साथ मुंह से कुछ बोले भी जाता था। मैं जानना चाहता था कि यहाँ लोग अपने बच्चों को बहलाने के लिए उनके साथ किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। चुनांचे मैंने अपने हमराही से पूछा कि ये शख्स क्या कह रहा है। उसने कहा ये शख्स अपने बच्चे को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा है और कह रहा है कि आहा मेरा बेटा तो किसी अंग्रेज़ का बेटा लगता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। शादी के मौका पर दूल्हा की सालियां अपने ब्रदर लॉ को जूतियां उतार कर बैठने पर जोर देती हैं। चुनांचे जब वो जूतियां उतारता है तो मौका पाकर ये सालियां जूती गायब कर देती हैं। बाद में इस जूती की वापसी के लिए दूल्हा को मुंह मांगी रकम अदा करना पड़ती है। मुझे बताया गया कि जूती चुराने की ये रस्म शादी ब्याह के अलावा हर जुमे को मस्जिदों के बाहर भी है। मुझे बताया गया कि जूती चुराने की ये रस्म शादी ब्याह के अलावा हर जुमे को मस्जिदों के बाहर भी अदा की जाती है और ये रस्म यकीनन साले अदा करते होंगे। लाहौर के बैंकों में कैश की वसूली के 2 तरीके हैं, एक चेक देकर, दूसरा कैशियर को पिस्तौल दिखाकर। दूसरा तरीका आवाम में ज़्यादा मकबूल है क्योंकि यहाँ के बैंकों में चेक देकर रकम कैश कराने में खासा वक्त लगता है। यहाँ कज़न का रिश्ता मुझे खासा उलझा हुआ महसूस हुआ। एक शख्स ने अपनी साथी खातून का तारुफ मुझसे कराया और कहा यह मेरी कज़न है। उस वक्त मेरे पास एक और शख्स बैठा था, उसने मेरे कान में कहा पिछले साल ये मेरी कज़न थी। हमारे यहाँ मगरिब में मकई की रोटी होती है, गंदम की रोटी होती है, बेसन की रोटी होती है, छान बूरे की रोटी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जिस रोटी का जिक्र बहुत आम है वो इज्जत की रोटी है। ताहम मैं सिर्फ उसका जिक्र ही सुनता रहा, किसी को खाते नहीं देखा। क्या बात, क्या बात। मैं एक दफ़ा लाहौर के बाज़ार हुस्न मुजरा देखने गया। जो तवाइफ मुजरा कर रही थी वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करती?
उसने जवाब दिया, मुझे फिल्मों में काम करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह यही इज्जत की रोटी दे रहा है। पाकिस्तान में उसने कहा कि मुझे फिल्मों में काम करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह यही इज्जत की रोटी दे रहा है। कुछ सेंसर करता जा रहा हूं मैं वैसे। लाहौरिये बहुत खुश, चलें ठीक है, लाहौरिये बहुत खुश तबा लोग हैं। चुनाचे यहाँ एक ऐसे ही खुश तबा शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि उसकी दो कमज़ोरियाँ हैं, एक कमज़ोरी औरत और दूसरी मर्दाना कमज़ोरी। एक पाकिस्तान में दो कारोबार बड़े मुनाफा बख्श हैं। एक कारोबार ब्यूटी पार्लर और दूसरा हकीमों का है। ख़ुसूसन शादी के दिनों में ये दोनों कारोबार अरूज पर होते हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कुर्ता है। मेरे लिए अपनी मगरबी दोस्तों को शलवार के कवायद से पूरी तरह आगाह करना खासा मुश्किल है। बस ये समझ लें कि पंजाब में जो शलवार पहनी जाती है उस पर भी अगरचे काफ़ी कपड़ा लगता है, मगर सिंध, बलोचिस्तान और सरहद की शलवार का तूलो अर्ज तकरीबन बरतानिया के रकबे के बराबर है। पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में दस्तार का भी बहुत रवाज है, जिसे इज्जत की अलामत समझा जाता है। चुनाचे इन इलाकों के जागीरदार और वडेरे अंग्रेज़ के ज़माने से लेकर आज तक हर दौरे हुकूमत में अपनी दस्तार की हिफाजत करते रहे, शलवार की कभी परवाह नहीं की। पाकिस्तान में एक बहुत लजीज फल पाया जाता है जिसे आम कहते हैं। इसे लॉलीपॉप की तरह चूसा जाता है और चूसने से पहले उसे पोला करते हैं। पोला ये पंजाबी का लफ्ज़ है, अभी वज़ाहत, जिसका तरीका ये है कि उसे दोनों जानिब से आहिस्ता आहिस्ता दबाया जाता है और यूं उसका रस चूसने में आसानी पैदा हो जाती है। कई लोग आम पोला करके किसी दूसरे को चूसने के लिए दे देते हैं और ये कुर्बानी उनके तरक्की के रास्ते खोल देती है। मैंने एक साहब को देखा कि वो हर वक्त ख़वातीन के झमगटे में रहते हैं। मैंने एक लाहौरिया से पूछा कि ये साहब क्या करते हैं। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, सिर्फ आम पोला करते हैं। मैंने पाकिस्तान में क़याम के दौरान पाकिस्तानियों को 3-4 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते देखा। ये अल्फाज इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह थे और ये लफ्ज़ अजीब अजीब जगह इस्तेमाल होते थे। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा स्कूल से बखैरियत वापस आ गया है। जो दवा बाज़ार से ख़रीदी थी, माशाअल्लाह वो तो असली निकली। इंशाअल्लाह कल मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैंने एक दोस्त से इंशाअल्लाह का मतलब पूछा। उसने बताया कि इसका मतलब अगर अल्लाह ने चाहा है। तब मुझे पता चला कि जब भी कोई पाकिस्तानी दोस्त इंशाअल्लाह कहकर मुझसे कोई वादा करता था, वो पूरा क्यों नहीं होता था। यकीनन अल्लाह ने नहीं चाहा होगा। पाकिस्तान में क़याम के दौरान एक मरतबा एक लाहौरिये की गुफ्तगू ने मुझे परेशान कर दिया। उसने मुझे कहा, तुम्हारी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम रात को लेट क्यों आते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो जाती हूँ। जाहिर है ये बात मेरे लिए परेशान कुन थी कि मेरी बहन ना सिर्फ ये कि मुझे इत्तला दिए बगैर पाकिस्तान चली आई, बल्कि उसने यहाँ आते ही एक अजनबी से इतने गहरे ताल्लुकात भी कायम कर लिए कि अब वो रातों को इसका इंतज़ार करने लगी है। मुझे उसके ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं था कि ये फ़र्द की आज़ादी का मसला है, मगर गुस्सा इस बात पर था कि उसने सारे मामले से मुझे बेखबर रखा। ताहम ये बाद में मालूम हुआ कि वो अपनी बीवी को मेरी बहन महज यगानत के इज़हार के लिए यगानत के इजहार के लिए कह रहा था, या फिर उसका मकसद था कि मैं उसकी बीवी को अपनी बहन ही समझूं।
अंदरूने शहर के उशाक अपनी महबूबा से अमूमन अपने या उसके घर की सीढ़ियों में मुलाकात करते हैं या मीटिंग पॉइंट तय करने के लिए अपने मकान की छतों पर खड़े होकर किसी ढेले में रुक्का लपेट कर एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, जिसके नतीजे में अक्सर रुक्का गली में जा गिरता है और ढेला किसी बुजुर्ग को जा लगता है। मैं जब पाकिस्तान में आया था उस वक्त मुझे बताया गया कि यहाँ सोशलिज्म नाफिज किया जा रहा है। बाद में मुझे बताया गया कि अब यहाँ इस्लाम के निफाज की तैयारियाँ हो रही हैं। एयर होस्टेस की शबाहत देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ वाकई निफाज इस्लाम की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि उसे देखकर दिल में किसी किस्म के फासद ख्यालात का पैदा होना मुमकिन ही नहीं था। पाकिस्तान के क़दामत परस्त घरानों में बीवी अपने शौहर का नाम जुबान पर नहीं लाती, बल्कि उसे मुन्ने के अब्बा कहकर बुलाती है, जबकि हमारे यहाँ ये टू होम इट मे कंसर्न के ज़ुमरे में आता है। लाहौर में मुझे एक खासी तादाद माजूर लोगों की नज़र आई, जिस पर मुझे बहुत दुख हुआ। लगता है हिफ़्ज़ान सेहत का महकमा अपने फ़राइज़ सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहा। सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इस उम्र से लगा सकते हैं कि इसका असर फलों पर भी होने लगा है। चुनांचे मैंने यहाँ एक आम देखा जिसके मुतल्लिक बताया गया कि ये लंगड़ा आम है। मैंने तजर्बे के तौर पर इसे खाकर देखा तो बेहद लजीज पाया। मैंने सोचा अभी ये आम लंगड़ा है और ये आलम है, अगर ये लंगड़ा ना होता तो क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। वाह जी, वाह जी वाह, अता साहब बहुत खूब। अब हम अनवर मसूद साहब के उस कलाम की तरफ आते हैं जिसके बारे में सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं, एंड आई कोट, तंज़ो मज़ाक की शायरी में अनवर मसूद ने शायद पहली मर्तबा एक ऐसा लतीफ़ जाल बुनकर बिछाया है कि ना बड़ी मछली उसको तोड़ सकती है और ना छोटी मछली नज़र बचाकर निकल सकती है। ये बात ज़मीर जाफरी ने जिस मजमूए के दिबाचे में लिखी है उसका नाम है कता कलामी। ये उर्दू कतात का मजमूआ है और इनका दूसरा मज़ाहिया कतात का मजमूआ जो है वो है गुंचा फिर लगा खिलने। अनवर साहब, आपको लोग नज़ीर अकबर इलाहाबादी कहते हैं, आप क्या कहते हैं? जी कहने दीजिए। देखिए ये मुख्तर टाइम। अच्छा, पहले ये सुन लीजिए कि मुझे अहमद नदीम कासवी साहब ने लिखा कि अनवर मसूद पंजाबी का अकबर इलाहाबादी है, और फिर मिर्ज़ा अदीब साहब ने लिखा और बहुत से लोगों ने कहा। उस वक्त भी कहा जब मैंने नज़ीर को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। लेकिन ये बात ये है कि जो मुश्तरक चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ढूंढ ली जाती हैं। ये बड़ा मुश्किल मसला होता है कि फ़र्क क्या है। और ये बात याद रखिए कि ज़िंदगी अपने आप को दोहराती नहीं है। पसंद इसको तकरार की खू नहीं कि तू मैं नहीं और मैं तू नहीं। तो अब अपना कलाम कुछ जी कलाम मैं अर्ज करता हूँ। पहले एक अभी इन्होंने ज़मीर साहब का जिक्र किया। जब हम उम्रे पे गए तो पाकिस्तान के कौंसलेट ने हमारी दावत की, मेरी और ज़मीर साहब की। वो इत्तेफाक से दावत में पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा भी आ गई जो अपनी डील डॉल के एतबार से अपनी ज़ात में एक अंजुमन थी। अच्छा, जब वो आई तो मैंने ज़मीर साहब से कहा उनके कान में, ज़मीर साहब अभी हम उम्रा करके आए हैं और ये हमारे उम्रे पे कैसी उफ्ताद आन पड़ी है। तो ज़मीर साहब ने मेरे कान में कहा, अनवर मैं की गल उम्रा कबूल हो गया।
हाँ जी, अब मैं कलाम सुनाता हूँ। हजारों लोग कासमी साहब की नज़र है, और ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं कासमी साहब मिल के एक साझा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जनाब ये है कि हजारों लोग जो धरने में आए, हजारों लोग, आपकी तरफ इशारा नहीं है और ये धरना है भी नहीं। हजारों लोग जो धरने में आए, जुड़े बैठे रहे ठंडी जमीन से, जो कंटेनर में हैं उनसे ये कह दो पसीना पोंछिए अपनी जबीन से। एक हाँ फनी तौर पे कथा है, माशाल्लाह आपका बहुत खुश ज़ौक़ हैं। एक आदमी ने मुझे गज़ल भेजी, ठीक कर दो बराए इस्लाह। तो मैंने कहा कैसी ये गज़ल आपने भेजी है कि जिस पर हंस भी नहीं सकता हूँ जो मैं रो नहीं सकता। कैसी ये गज़ल आपने भेजी है कि जिस पर हंस भी नहीं सकता हूँ जो मैं रो नहीं सकता। कासिम साहब यूं बहर से खारिज है कि खुशकी पे पड़ी है। कैसी ये गज़ल आपने भेजी है कि जिस पर हंस भी नहीं सकता हूँ जो मैं रो नहीं सकता। यूं बहर से खारिज है कि खुशकी पे पड़ी है, शेरों में वो सकता है कि कुछ हो नहीं सकता। शेरों में वो अच्छा, कासिम साहब की फरमाइश है, एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है और एक मुअज़्ज़ज़ मर्द से महवे गुफ्तगू है, बल्कि ज़्यादा कहना चाहिए माइले गुफ्तगू है। और वो कह रही है उस मर्द से कि लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूं और आप भी बच्चों। एक नशाबाज है कासिम साहब, एक नशाबाज है, वो दूसरे से पूछता है कि कोई नशा वशा मिल जाता है, तो वो कहता है कभी हो गया मुयस्सर न हुआ कभी मुयस्सर, सरेआम क्या कहूँ मैं कि ये राज की हैं बातें, कभी मैंने कश लगाया कभी कश नहीं लगाया, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रात। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें। और जनाब एक दिन मैं सोच रहा था कि हकीम साहब की दुकान में और मैदान जंग में क्या फ़र्क है, और क्या मुमासिलत है, क्या मुगायरत है। तो मैं इस नतीजे के पहुंचा कि अगर हैं तेग में जौहर, ये मैदान जंग है, अगर हैं तेग में जौहर जवाहर हैं खमीरे में, अगर हैं तेग में जौहर जवाहर हैं खमीरे में, उधर जोर आजमाई है इधर ताकत के नुस्खे हैं। मतब में और मैदान बगा में फर्क कितना है, वहां कुश्तों के पुश्ते हैं यहाँ पुश्तों के कुश्ते हैं। थोड़ी टाइम देख लेना जी। हाँ जी आगे
एक ये छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे, ये दर्जियों के बाद बड़ा रश होता है तो उनसे अजीब हरकत हो जाती है। तो मैंने लिखा है, मेरे साथ दर्जी ने क्या किया कि बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया कोई तिरछा लगा दिया, टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। जी हाँ, ये जो टाइम है इसकी कसम, ये ऐसी डायमेंशन है कि इसकी कसम खाई गई है। वल अस्र, ये मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ है, वक्त कलाइयों से चूड़ियाँ ले जाता है और झुर्रियाँ दे जाता है। तो वक्त का ये जो हमला है इसके बारे में कि बर्पा किए वो दौरे ज़माने तगय्युरात, गाड़ी नई थी उसका खटारा बना दिया, छोड़ा नहीं किसी को भी यलगार वक्त ने, आखिर खजूर को भी छुआरा बना। आखिर खजूर को भी छुआरा बना दिया। तो जनाब एक मैं पढ़ रहा था वहाँ दुबई में कि कितने, हाँ एक और सुन लीजिए कि अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, जब मैं ये कथा पढ़ता हूँ लोग हंस पड़ते, पता नहीं क्यों, क्या मौलवी अपनी बीवी से बात नहीं कर सकता? तुसी बंदे नू छड्डो, गल नू वेखो। अपनी ज़ौजा से कहा, अजीजों बच्चों को मैं कोई मुश्किल लफ्ज़ आया समझा दूंगा। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक वक्त तेरी तुरबत पर लिखे तहरीर किस मफहूम की, यानी जब तू मरेगी तेरी कब्र बनाएंगे, उस पे लोहे मज़ार पत्थर लगाएंगे, उस पे क्या इबारत लिखें, ये मशवरा हो रहा। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक बख्त तेरी तुरबत पर लिखें तहरीर किस मफहूम की। अहलिया बोली इबारत सबसे मौजू है यही, दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी मरहूम की। जी जी, तो जी पंजाबी मैं अर्ज कर देता, अर्ज करता हूँ जी। हाजरीन हाजरीन जरा एक मिनट, हाजरीन जरा एक मिनट। जी जी, नज़में तो इतनी हैं कि वो मेरा ख्याल है कि हम कल तक भी बैठे रहें तो ख़त्म नहीं होंगी। एक दो कतार सुना के अपनी पसंद से जो भी चाहें वो आप हमें नज़में। वो नज़म कौन सी? आज की बताइए। आज की बनैन, समझ आ जाएगी। अच्छा समझ पाएंगे जी। अभी कतार सुनाइए जी, उसके बाद आप अपनी पहले एक कथा सुनिए कि अजीजों, ये बात मैं आप शायद जानती होंगे, मेरे इंटरव्यूज सुने होंगे आपने। मेरी जिंदगी अवामी सतह पे गुजरी है, मेरा इससे ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कि मैंने लोगों के होंठों से बातें लेके उनके कानों को वापस करने की कोशिश की। मैं एक दफा एक सुजुकी में बैठा हुआ था, इतनी भीड़ थी सुजुकी में कि एक आदमी ने अपने बाजू को खुजलाया तो दूसरे ने कहा, भाई साहब ए बाम मेरी जय।
अजीज़ा ने मन, मैंने इस पर कता लिखा इस सूरत हाल पर, लेकिन तसव्वुफ की इस्तिलाहों में सारे टर्मिनोलॉजी तसव्वुफ की है कि हिजाबाते मनो तो उठ गए हैं इस वसीले से। हिजाबात मनो तो वसीला, हिजाबात मनो तो उठ गए हैं इस वसीले से। बड़ी वहदत मुयस्सर है खुदा से और क्या चाहे। मिनी बस में मेरे है हम सफर, तू मैं है मैं तू हूँ। मिनी बस में मेरे हम सफर, तू मैं तू हूँ। तेरी बाहें मेरी बाहें, मेरी बाहें तेरी बाहें। रात एक फरमाइश की थी अपना, एक कथा सुन लीजिए कि आदमी कुछ भी सोच सकता है, गौर कर सकता है। अल्लाह ताला ने ज़हन को इतनी वुसअत। अब मैं देखिए क्या गौर कर रहा हूँ, बंद गोभी पे गौर करता हूँ। बंद गोभी पे गौर करता हूँ, ये भी एक फेले इज़्तिरारी है, ये एक मजबूरी है मेरे सोचने की। बंद गोभी पे गौर करता हूँ, ये भी एक फेले इज़्तिरारी है। एक पर्दे के बाद फिर पर्दा, पर्दादारी ही पर्दादारी। बंद गोभी पे गौर करता हूँ, ये भी फेले इज़्तिरारी है। एक पर्दे के बाद फिर पर्दा, पर्दादारी ही पर्दादारी है। बस यही सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती कहाँ उतार। बस यही सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती। देखिए एक कथा मुझे याद है बिल्कुल ताज़ा, कि इसका उन्वान है माफ़ करो बाबा, माफ़ करो। जो भी फ़कीर आया आप यही कहते हैं ना, हैं जी, गदागर की तो ये खसलत है भाई। अजीज़ों, इसमें फ़नी तौर पे खसलत में लत आ गया है, ये उसकी आदत है। मैंने आदत नहीं बरता, लत खसलत। गदागर की तो ये खसलत है भाई, मगर खैरात हम भी मांगते हैं। जवाब अपना भी दुनिया में नहीं है, भिखारी से मुआफ़ी मांगते हैं। जवाब अपना भी दुनिया में नहीं है, भिखारी से। जी एक गज़ल के दो चार शेर सुन लीजिए, संजीदा सी थोड़ी सी है। चूक गालिब की ज़मीन है कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। तो मैंने कहा चूंकि मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, चलिए मुजरिम की मजम्मत ही सही। चूंकि मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, चलिए मुजरिम की मजम्मत ही सही। या वो कश्मीर से फौरन निकले, वरना भारत से तिजारत ही सही। या वो कश्मीर से फौरन निकले, वरना भारत से तिजारत सी ये सही है। यहाँ कोई तो मसरूफ़ है अमल, शोबाए ज़ब्ते विलादती से है। यहाँ कोई तो मसरूफ़ है अमल, शोबाए ज़ब्ते विलादत। और शेर सुनिए, नामुकम्मल ही पहन लो कपड़े, कुछ नहीं है तो सकाफत ही सही है। नामुकम्मल ही पहन लो कपड़े, कुछ नहीं है तो सकाफत ही सही। बात पहुंचानी है हमको अनवर, वमा अलैना इल्लल बला। बात पहुंचानी है हमको अनवर,
सूरत तंजो ज़राफ़त भी सही, वो अनवर मसूद हो, वो अताउल हक कासमी हो, मकसद यही है, बात पहुंचानी है हमको अनवर, सूरत तंजो ज़राफ़त भी सही। बनियान, अच्छा हाँ जी, अब बनियान सुना रहा हूँ। ये लाहौर में मैं गया न्यू जर्सी में, अमेरिका में, तो मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ तो नीचे से आपकी तरह फरमाइश शुरू होगी, बनैन बनैन। ओ मैं क्या, ओ शर्म करो, जर्सी वाले बनैन की फरमाइश का। फिर लाहौर में एक मुशायरा हुआ, तलब बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, तो एक लड़का एक बहुत बड़ा बांस लाया हुआ था मुशायरे में, और बांस के ऊपर एक फटी पुरानी बनैन लटकाई और चुप करके बैठा हुआ है जी। तो मैंने उसे कहा, बच्चू मैं तेरा मतलब समझ गया हूं कि बनैन सुनाओ नहीं तो साढ़े को डांग भी आ। तो बहरहाल देखिए, इस नज़्म का कई तर्जमे हुए, तशरीहात हुई हैं, लेकिन एक प्रोफेसर ने बहुत ही अच्छी इसकी तशरीह की है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने कहा कि अनवर मसूद की बनैन मगरबी कल्चर है जिसे हम पहनने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें पूरा नहीं आ रहा, और ये वो कल्चर है जिसका काफ उतरा हुआ है, लचर ही लचर। जी अब तो मैं पढ़ता हूं तो बच्चे इस तरह मेरे साथ पढ़ते हैं जैसे लब पे आती है। बनैन लैन, शाबाश। बनैन लैन जानते हो, बनैन लैके आंदे हो, वेरी शाबाश। बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनदी नहीं, पांदे हो तो पहनदी नहीं, पै जाए ते लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं दिया, बनैन मैं दियांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे, निक्कियां दे नाप दी, ते चीज होवे असली ते मूंहों पई बोलती, धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलती। इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द वॉशिंग लाइन। धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी, जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो। ये हंडाने का लफ्ज उर्दू में मुझे इसका मुतबादिल नहीं मिला है जी। जिन्ने वरे चाहो तो इस्तेमाल कर लो, जितने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना लो। अजीज़ा ने मन, एक नज़म मैंने हाल ही में कही है, बस तवज्जो चाहते, कोई मुश्किल लफ्ज़ होता तर्जमा कर देंगा। पंजाबी दी नज़म में नक जे मथे उत्ते हुंदा, यानी नाक अगर माथे पे होती, नक जे मथे उत्ते हुंदा, कान जे धौण दे पिछे हुंदे, अखां हुंदियां मोंडे उत्ते, वक्खी विच इक पूछल हुंदी, वक्खी विच पूछल हुंदी, नौ जे अड्डियां थल्ले हुंदे, गोडे दी थां पसली हुंदी, पसली दी थां गोडा हुंदा, बंदा किड्डा कोझा हुंदा। अच्छा, यानी अगर ये सूरत हाल होती कि उसके पहलू में दुम होती, नाखून पाँव के नीचे होते, पसली की जगह घुटना होता, घुटने की जगह जो है पसली होती, तो आदमी कितना बदसूरत होता, एडा घुग मनक्का होता, इतना बदहैत होता, बिजू भी जे वेंदा ओनू डाडा हका बका होंदा।
अगर बिज्जू भी उसे देखता तो हैरान रह जाता। आगे सुनिए, ये कोई मुश्किल नहीं। सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया, मिट्टी दे इस बावे ताई के डा सूरतमंद बनाया। मेरा ख्याल है कि मौजूदा शक्ल भी जो है इतनी अच्छी नहीं है, हम आदी हो गए एक दूसरे को देख। अच्छा, ये पता नहीं वो पंजाबी का जरा ये, चलिए एक मेरी नज्म है आज की पकाइए, आपने सुनी होगी। उसका जो रहमा है वो जन्नत में पहुंचा हुआ है। सॉरी, मैं जरा पानी पी लूं। वो रहमा जन्नत में पहुंचा है और क्या देखता है आप भी देख ले। सॉरी, कहता है कि डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी आवे। यानी मोरनी की चलती हुई, आप बड़े खुश हैं, वो तो मेरी तरफ आ रही है। डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी आवे, एक नजर मस्तानी जिस दी लख भुलेखे पावे, एडी सोहनी छैल छबीली चाती पांदे डरिए। मिसरा सुनिए, बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी भरिए, ते कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया होया, रंग ओदा जिऊं मैदे विच सैंदूर मिलाया होया, ते हुस्न जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बन्ना, उस दे नाजुक हत्थां दे विच सोने दा एक छन्ना प्याला, ओ छन्ना उस आण के मेरे होठां नाल लगाया, हबड़ हबड़ पीण लगा मैं बरियां दा तरया आया, ते ठंडा ठार फलूदा संगो लंघदा जाए अगे, ते दुध बराछा मेरियां विचों सज्जे खब्बे वगे, दुध फलूदे चाड़े मैनू नशे शराबां वाले, इन्ने चिर विच हूरा और भी हूरा खलियां आण दवाले, उन्होंने कुछ होर सुगातां मेरे लिए मंगवाइयां, किस्मां किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइयां, ते मुड़ मैं इन्ना वागता खाता कुड़ता ढिड ना कज्जे, पाटन हाका पेट नदी दी अख मेरी ना रजे, मेरी यहो नीयत सी भी कदी ना इथों हलीए, हूरा आखण आओ जी हुण सैर करन नू चलीए। एक था मैनू शहद दी उन्हां वगदी नहर वखाई, ज्यों ज्यों वेखां वधदी जाए अखियां दी रुशनाई, कारां ते जहाज़ां वाले भुल गए सब झूठे, कौस कुजा विच भाग के मैनू हूरां दिते हूटे, ते सरियों जइयां सोहणियां नारां दिसन हर हर पासे, पतले लक बसंती चुनियां होठां उपर हासे, हर कोई मैनू जी जी बोले आखे राज दुलारा, मेरे नाल परौणियां वर्गा उन्हां दा वरतारा, मैं पुछया नहीं हूरो अड़ियो कानू खिड़खिड़ हसो, मेरी एडी खिदमत खातर विचली गल ते दसो, आखण लगियां बीबा एडा पर्दा कानू पाना है, जन्नत विच इलैक्शन होना है, वोट सानू पाना। हाँ, एक उर्दू के एक कथा सुनिए कि एक ही, हाँ, ये सरवत साहिबा की फरमाइश है कि एक ही दिन में 12 अरब की कोई करप्शन करके दिखाए, एक ही दिन में 12 अरब की कोई करप्शन करके दिखाए, और दुनिया भर में है कोई हमसा हो तो सामने आए। जी, छोटी सी गजल के मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। मैं बकायमी होश कह रहा हूं।
मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए, नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। बस खत्म। जी हाँ, और सिर्फ मेहनत क्या है अनवर, कामयाबी के लिए कोई ऊपर से भी टेलीफोन होना। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, जनाब अताउल हक कासमी का और जनाब अनवर मसूद साहब का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अनवर मसूद साहब की जो लेटेस्ट किताब आ रही है वो इनके वो खतूत हैं जो इन्होंने अपनी बीवी को शादी से पहले लिखे थे, तो उसका इंतज़ार है।